Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so all of you are fine and in good health and spirit. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी को और उसके डिटेल्स कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था, जितना हो सका था मैंने बताया था आपको। आज हम लोग आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक इंक्लूड है जो रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी से पहले एक टर्म डिस्कस करना चाहूंगा। आज हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी and its dependence upon temperature। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था हम लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन ड्यू टू द एक्सटेंसिव लेक्चर आई डिडंट डिस्क्राइब द ओम्स लॉ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को रेजिस्टिविटी से पहले एक टर्म डिस्कस करना चाहूंगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है, रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है। अगर मैं आप लोगों को ओम लॉ बताऊं, मैट्रिक में भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा ओम लॉ का, क्योंकि मैट्रिक की बुक्स में भी दिया होता है ये 10th क्लास के अंदर, कि आपके पास जो वोल्टेज है, जो कि हम ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के। ठीक है, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के। वैसे अगर हम लोग दो तरह से इसको लिख सकते हैं, तो बेसिकली करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अप्लाइड वोल्टेज के। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो R आएगा, और R के साथ I आपके बुक के अंदर इस तरह ही लिखा हुआ है, V इक्वल्स टू I R। ओम लॉ को थोड़ा सा स्टडी कर लेना। R आपके पास क्या था? R आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास बेसिकली कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन, जब इसको करोगे तो I प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव होगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/R इंटू V। 1/R क्या है ये भी अभी हम लोग जाके देखते हैं, रेजिस्टेंस भी देखते हैं। सिर्फ आप लोगों को ओम लॉ बता रहा हूं अभी। IR इक्वल्स टू V। तो ये आपके पास बेसिकली ये आपके पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, कोई बच्चा स्टडी करे कि आपको कई बुक्स के अंदर लिखा होता है कि आपके पास 1/R भी कांस्टेंट होता है ओम लॉ का। तो हमारे पास ओम लॉ एप्लीकेबल कब होता है? ओम लॉ के अंदर रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही उसी वक्त रहती है जब आपके पास फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। क्या रखा जाए? इसको कांस्टेंट रखा जाए, तभी आपके पास रेजिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। वरना अगर तो किसी भी मटेरियल की डायमेंशंस को चेंज करोगे या किसी भी मटेरियल की आप लोग टेम्परेचर को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। ओम लॉ वहां पे आपके पास डिसओबे होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ओम लॉ था, ये रेजिस्टेंस थी, यहां से रेजिस्टेंस की टर्म निकलती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस बोलते किसको हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, ऑपोजिशन को हम लोग हिंड्रेंस भी कह सकते हैं। ठीक, हर्डल भी बोल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये निकनेम्स जिस तरह आप चाहो रख सकते हो। ठीक है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, फर्ज करोगे कि आप लोगों के पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर आपके पास ये पॉजिटिव, इन पॉजिटिव को हम लोग कर्नल्स भी बोलते हैं, आर्मी वाला कर्नल नहीं, दूसरा ये पॉजिटिव एटम्स ही आप लोग कहोगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब हम लोगों ने एक बैटरी अप्लाई की थी, बैटरी सोर्स अप्लाई कर दिया, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से थी, इस तरह से थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से थे, इस तरह से फ्लो करेंगे। आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाइब्रेटरी एटम से कोलाइड करते हैं। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं करंट कह रहे हैं। ठीक है, या वैसे तो पॉजिटिव चार्जेस भी आपके पास वो कहता है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को भी हम लोग करंट कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों कि आप लोगों के पास कभी भी पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने से क्या होगा? जाहिर बात है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक दफा इससे टकराएगा, फिर वापस जाएगा, फिर टकराएगा। मैंने लास्ट टाइम बातें की थी। तो जो ऑपोजिशन आएगी इसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के अंदर जो मुश्किल दरकार हो रही है उसको हम बेसिकली कह रहे हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूं। मैं आपको कहूं कि आपके पास एक रूम है, उस रूम में आपने चलना है, आप बड़ी आसानी से चल सकोगे। अगर उसी रूम के अंदर मैं पानी फिल कर दूं, अब मैं कहूं आपको आके आपने चलना है, तो आपको चलने में क्या मुश्किल दरकार होगी? ऑपोजिशन होगी। आप एक चार्ज को चलने में एक मुश्किल दरकार हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी।
अब हमारे पास यहां से रेजिस्टेंस बेसिकली ऑपोजिशन ऑफ चार्जेस होती है वोल्टेज ओवर आई। देखो बच्चों, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 3 चीजें पढ़नी है। एक आप पीछे पढ़ के आ चुके हो कैपेसिटर को, ठीक इस तरह से ही पढ़ा था। एक कैपेसिटर पढ़ लिया, रेजिस्टेंस आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह एक इंडक्टर है जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बड़ी डिटेल से जाके स्टडी करेंगे। तो रेजिस्टेंस आपके पास वोल्टेज और आई का जो आपके पास रेशियो होता है उससे भी आपके पास रेजिस्टेंस निकलती है। लेकिन एक चीज याद रखो कि रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना ही करंट पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस आपके पास किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, आओ अब उन चीजों को देखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आपके पास किन चीजों पे डिपेंड करती है उन चीजों को देखते हैं। ठीक है, ये मैं इसको रेस कर रहा हूं। अब टॉपिक आप लोगों की जो मैंने बेसिकली डेप्थ बनानी थी टॉपिक की वो थोड़ी सी बन गई। ठीक है, जिस तरह घर पहनने से पहले नींह नहीं डलती, नींह पहनती हैं, ठीक है, वो पंजाबी में बोलते हैं ना, तो वो डल गई हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, ये देखो, ये फर्ज करो ये आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपके पास ये इसकी क्या है, ये इसकी लेंथ है। ठीक, ये इसकी लेंथ है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये इसकी लेंथ है और ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब लेंथ और एरिया आपके पास रेजिस्टेंस को, अगर मैं किसी भी वायर को, कोई भी मेटल की वायर लूं, कॉपर ले लूं, सिल्वर ले लूं, ठीक है, उसको मैं क्या करूं, उसकी लेंथ को खींचूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस बढ़ती है या कम होती है, ये देखना है। उसके एरिया को चेंज करूं, खींचूं, कम ज्यादा करूं, कम करूं, आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ती है या कम होती है वो देखना है। लेकिन आपकी बुक के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल लेंथ एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। अब ये कुछ बच्चों का इधर क्वेश्चन आएगा कि सर ये ही क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शन ही क्यों। ये क्वेश्चन को दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा। किसी को याद रखना है तो रख लो, किसी को नहीं रखना तो वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, देखो इसके अंदर आपके पास पॉजिटिव एटम्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव कर रहे हैं। ये पॉजिटिव एटम्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव एटम्स और ये इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, ये एक्सप्रेशन आता कहां से है, ये एक्सप्रेशन एक रिलेशन है। अगर आप लोग थोड़ी सी हाईली स्टडीज में जाओगे ना, फिजिक्स के अंदर एक रिलेशन लिखा हुआ है आर इक्वल्स टू एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाउ इनटू ए। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन आके मैंने क्या कहा है अभी आपको, रेजिस्टेंस के आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिशन है बेसिकली, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में आ रही है। ठीक है, ये चार्जेस के फ्लो में जो ऑपोजिशन आती है उसको हम लोग कह लें कि आपके पास वो रेजिस्टेंस है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास ये जो m है ना, ये m जो बेसिकली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जहां से ये एक्सप्रेशन डिराइव किया गया, ये आपके पास m जो है, m क्या है, m इसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, l क्या है, l आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और आपके पास n क्या है, n आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी सुनते जाना इस चीज को, आपको मैं कहूं आपके पास हर मटेरियल के अंदर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सॉरी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा फर्क है, वो भी बताऊंगा। आपके पास प्रॉपर्टी होती है हर मटेरियल की, अगर कॉपर है तो कॉपर में अपने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिल्वर में अपने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आपके पास ई जो है, ई आपके पास जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो सब पे सेम ही होता है ना। 12वां चैप्टर जो बच्चे मुझसे जूम पे क्लासेस ले रहे हैं उनको तो पता है, मैंने बताया था कि मिनिमम इंडिपेंडेंट चार्ज जो एक्ट कर सकता है, वहां पे बड़ी डिटेल बताई थी। तो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ठीक है, ये टी है, टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। ये है क्या, ये बेटा जी देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर, जो बच्चा ये वीडियो देखेगा वो पिछला वीडियो लाजमी देख ले अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रैंडम मूव करते हैं, हैप्पैज़र्डली मूव करते हैं, दे कोलाइड विद द लैटिस एटम्स और कर्नल्स। ठीक है, ये कर्नल्स भी बोलते हैं इनको, इनके साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, कोलाइड करने के बाद वो एक वक्त आएगा कि आपके पास कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, उससे पहले उनके पास आपके पास कोलिजन्स की वजह से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से रेस्ट में आएंगे, फिर कोलाइड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको कहा था 0 होगी। तो जितना एक एटम, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जाके इससे कोलाइड किया, कोलाइड करके आपके पास थोड़ी, आपके पास इसकी वेलोसिटी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई। ठीक है,
जितना इसने रिलैक्स किया है ना, ये आपके पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करने के बाद अगली मूवमेंट स्टार्ट करने में उसको जितना टाइम मिला वो इसका होता है एवरेज। ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत जरूरी है बेटा। हाँ, एमडी कैट के अंदर बहुत जरूरी है ये चीज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बेटा एमडी कैट के हवाले से भी मैं करवाता हूं, अगर किसी ने रट्टा लगाना है उसको रट्टा भी मिल जाएगा, जिसने ई कैट एमडी कैट करना है उसको वो चीजें भी इधर से इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ठीक है, ये टाउ आ गया। और ए क्या है? ए आपके पास क्या होगा जी? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब एक बात समझना, इधर एक बात समझना, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? कांस्टेंट है। लेंथ हर कंडक्टर की वेरी करती है, लेंथ वेरिएबल है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर मटेरियल के अपने होंगे, कॉपर अपना रखेगा, सिल्वर अपना रखेगा, गोल्ड अपना रखेगा। उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर कॉपर है तो कॉपर के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? कांस्टेंट है। हर कॉपर के लैटिस के सेम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एक इलेक्ट्रॉन टकरा के जितना रिलैक्स हो रहा है, जितना टाइम लग रहा है, वो भी आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये आपके पास सारी टर्म क्या बन गई? ये आपके पास सारी टर्म बन गई R इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट और L ओवर A। यहां से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। यहां से ये कॉन्सेप्ट डिराइव हो रहा है कि आपके पास जो R है, रेजिस्टेंस है, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है A के। अब इस चीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, R जो है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और किस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शन, क्या इसके अंदर फैक्टर्स, सब चीजों को अब हम लोग स्टडी करते हैं। देखो आपकी बुक में लिखता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट रेजिस्टेंस, ये आपके पास एक कंडक्टर, इस कंडक्टर को जब मैंने इसकी लेंथ को एक्सटेंड किया, इसकी लेंथ को क्या किया? एक्सटेंड किया, तो इसकी लेंथ के एक्सटेंड होने से लेयर्स जो है वो डिस्टर्ब होंगी, हिंड्रेंस बेसिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, हिंड्रेंस बेसिकली क्या होगा? एटम्स के लैटिस डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। वो बढ़ने से उसको हम लोग कह सकते हैं कि R जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा, सॉरी, लेंथ जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक हो गया एक चीज। अब देखो इसका एरिया बढ़ा दूं, इसका एरिया एक्सटेंड कर दूं, तो चार्जेस जो है आप लोगों के माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट हो रही होगी। लास्ट टाइम भी क्लासिकल थ्योरी में जब मैंने पढ़ाई लास्ट टाइम, तो मैंने बताया कि आपके पास जब ये इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड करने से क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगी। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगी तो उसको ऑपोजिशन कम मिलेगी। जब ऑपोजिशन कम मिलेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को समझ आ गई। अब चलते हैं थोड़े से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद, अभी तो मैं रेजिस्टिविटी के ऊपर आया नहीं, रेजिस्टेंस के ऊपर ही कहानी चल रही है। ठीक है, तो इसको जरा जल्दी से लिखते हैं। ठीक है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। व्हेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज रिमूव्ड, अभी देखो पीछे मैंने आपको सारे वो जो कांस्टेंट बताए हैं ना, वो है बेसिकली रेजिस्टिविटी। देखो जरा, R आपकी बुक में लिखा हुआ है इक्वल्स टू रो L ओवर A। ठीक, R इक्वल्स टू रो लेंथ ओवर एरिया। अब ये रो क्या है? रो क्या है, इस चीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या चीज निकल आएगी? रो इक्वल्स टू R A ओवर L, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब आपको लग रहा होगा कि जो रो है, जो ये बेसिकली इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो रो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, ये आपके पास कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट को बोलेंगे RHO। ये पीने वाला रो नहीं है। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, या इसको एक और नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो नाम है इसके। अब देखो है क्या ये, और रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको डिफाइन करना। देखो हमारे पास, फर्ज करो कि ये कंडक्टर लिया मैंने, और इस कंडक्टर को मैंने कहा ये इसकी क्या थी? लेंथ थी, और ये इसकी क्या है? एरिया है। ठीक है,
मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, यूनिटी की बात करो ना, 1 मीटर लेंथ है, और इसका जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात बताऊं, इधर से अगर मैं एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करूं तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा, और मीटर क्यूब आपको पता है यूनिट होता है वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो अब आप लोग कह सकते हो कि रेजिस्टेंस, दो तरह से डिफाइन करूंगा रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया एंड 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर ऑफ लेंथ, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, या 1 क्यूबिक मीटर, क्या, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो चलो इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल का वर्ड यूज कर रहा हूं, मटेरियल ऑफ वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, या आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी स्टडी कर सकते हो। दूसरे तरीके से अगर आप लोगों ने स्टडी करना है तो आप लोग कह सकते हो इसके रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर किसकी रेजिस्टेंस, यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क होता है, बोल रहा हूं दोबारा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक चीज नहीं है, इनमें फर्क होता है। हां, इनका जो टेम्परेचर का अफेक्ट है वो सेम होता है। देखते हैं किस तरह, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ वायर या मटेरियल ऑफ वायर और रेजिस्टेंस ऑफ 1 वायर ऑफ यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ एंड यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी इसको नाम दिया जाता है। तो आओ जरा देखें इसको, मैंने इधर लिखा ये 1 मीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूं, रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, एरिया कितना इस रेजिस्टेंस का, इस वायर का एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी जी 1 मीटर। ठीक है, अच्छा चलो अभी मैं यूनिट की फिलहाल बात नहीं करता, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो 1 आपके पास क्या आ जाएगा, रो इक्वल्स टू आर। ये आपके पास बेसिकली क्या है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, मैंने जितनी कोशिश की आपको समझाने की, हो सकता है कि आप लोगों को किसी को क्वेश्चन हो तो बेटा क्वेश्चन मुझे कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग, या मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी, कोई भी मसला हो, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपके पास कब इक्वल आती है, जब हम लोग मीटर क्यूब की बात करते हैं। अब एक बात इधर आपको कहूं कि अच्छा एक यूनिट की बात करें, रो इक्वल्स टू आर ए ओवर एल, टेढ़ा एल बन गया, लंगड़ा एल बन गया। अच्छा, रो इक्वल्स टू आर ए ओवर एल इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस का यूनिट बेटा होता है ओम। मैं ओम लॉ में डिस्कस करना भूल गया, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, ये बात याद रखनी है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, या इसको आप लोग OHM, ओम, इनटू एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, इससे गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओम मीटर, मींस इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो। तो आपके पास रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट आपके पास क्या होगा, एक ओम मीटर होगा। ओम मीटर आपके पास रेजिस्टिविटी का यूनिट है। अब आपको एंड पे थोड़ा सा इसका मैं दोनों का जो है वो डिफरेंस लिखवा देता हूं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज पे, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर इनका फर्क देख लेते हैं। ठीक, अच्छा अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ी,
किसी भी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसकी कंडक्शन को शो करते हैं। कंडक्शन आती है कंडक्शन बैंड से। एनर्जी बैंड थ्योरी को 17 चैप्टर में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे तो हमने सेमीकंडक्टर को बेसिकली मद्देनजर रखना है, लेकिन उस जो थ्योरी के अंदर आपको बड़ी डिटेल में पता लगेगा कि आपके पास एनर्जी बैंड थ्योरी से हम लोग किस तरह से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है तो हम लोग एक टर्म को डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस, या पहले आपके पास रेजिस्टेंस है तो हम कंडक्टेंस ले लेते हैं। कंडक्टेंस बेटा याद रखना आता है कंडक्शन बैंड से, ये नाम लिख रहा हूं कंडक्शन बैंड से। अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस टॉपिक पे, ये टॉपिक बड़े डिटेल में आएगा। बैंड क्या है ये मैं वैसे बता रहा हूं, कंडक्शन बैंड से आता है। कंडक्टेंस है क्या? कंडक्टेंस आपके पास रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल का मैथ वालों को तो पता होगा, बायो वाले भी सुन लो, मैट्रिक्स से ही पढ़ते आ रहे हो। रेसिप्रोकल आपके पास क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो चीज पहले न्यूमिनेटर में थी वो डिनोमिनेटर में हो, और जो डिनोमिनेटर में थी वो कहां पे हो? वो न्यूमिनेटर में हो। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज क्या होगी जी? कंडक्टेंस होगी। कंडक्टेंस, ये कंडेंस लिख दिया मैंने, ये स्पेलिंग देख लेना बेटा, कंडक्टेंस। ठीक है, मैं भी आखिर इंसान हूं कंप्यूटर तो नहीं हूं। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। अब देखो रेसिप्रोकल अभी बताया 1/r, ये क्या होगी? कंडक्टेंस होगी। ठीक, 1/r को हम लोग लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस का भी यूनिट बताया आप लोगों को मैंने पीछे, क्या होगा रेजिस्टेंस का? आप लोगों के पास यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ऐसे ही है। ठीक, अब अगर मैं इसको इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाऊं, इन्वर्ट कर लूं, ओहम क्या बन गया? इनवर्स। इस ओहम इनवर्स को हम लोग मोह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो जिसने ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहा था, जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ने अपने नाम पे भी यूनिट रखा साइमन। ठीक, साइमन। ठीक हो गया रेजिस्टेंस, ये कंडक्टेंस है। अब कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी, अभी रेजिस्टिविटी बताइए ना आपको, रेजिस्टिविटी को उल्ट कर लो तो कंडक्टिविटी बन जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी आपके पास बेसिकली रो को आप उल्ट कर लो तो आप लोग किस तरह लिख सकते हो? इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 6 नहीं लिखा मैंने, सिग्मा लिखा है। ठीक है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री। ठीक, मुझसे ज्यादा अच्छी आती होगी आप लोगों को। तो सिग्मा इक्वल्स टू, ये सिग्मा वही वाला सिंबल है। ठीक है, अच्छा, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। ठीक है, 1/रो। अभी आपको पीछे यूनिट बताया, इसके यूनिट की बात कर ले जल्दी से। ठीक है, इसका यूनिट क्या था? 1/ओहम मीटर। ठीक है, 1/ओहम मीटर। तो ओहम को ऊपर लेके जाऊंगा तो ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओहम इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? मोह लिख सकता हूं। मोह बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट। मोह मीटर इनवर्स, और इसको हम लोग साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहां तक समझ आ गई? अच्छा, साइमन मीटर इनवर्स यूनिट्स हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहां पे सेम होती है, क्या चीज उनके अंदर कॉमन है, क्या चीज उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, उस चीज को स्टडी करते हैं। ठीक, ये मैं लिख रहा हूं रो और ये मैं लिख रहा हूं आर। ठीक बेटा, ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द वायर इज मेक। ठीक, और रेजिस्टेंस आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब सुनो, कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक में और प्रॉपर्टी में क्या फर्क है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायर मीन प्रॉपर्टी जो है, जो अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया, हम लोग तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग यही कहेंगे कि अल्लाह ताला ने जब
ये जो ओर्स वगैरह इनको पैदा किया। कॉपर को जब हम लेते हैं तो कॉपर जिस हालत में मौजूद है वो उसकी प्रॉपर्टी है। मीन अगर मैं उस वायर की लेंथ चेंज करूं, एरिया चेंज करूं, उसकी शेप चेंज करूं, कुछ भी करूं, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली। समझ आ रही है बात की? तो यहां पे दूसरी बात लिखो, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ वायर। इंडिपेंडेंट होती है, लेंथ चेंज कर लो, एरिया चेंज कर लो, कोई चक्कर नहीं है, कोई चीज नहीं चेंज होनी, सॉरी रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होनी, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस। अब मैं डायमेंशन किसको कह रहा हूं ये तो पता है ना, सब लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो। डायमेंशंस ऑफ वायर, अभी पीछे मैंने बताया ना, लेंथ पे एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, डायमेंशंस पे डिपेंड करती है और ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। एक चीज इनमें कॉमन है, एक चीज दोनों में कॉमन है, यहां पे लिख रहा हूं बोथ आर एंड रो, आर एंड रो हैव सेम अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे इन दोनों का क्या है, सेम अफेक्ट है। जो रेजिस्टेंस, जितनी अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं किसी कंडक्टर का, तो वो क्या, उस पे जो इफेक्ट आएंगे वो ही आपके पास उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे आएंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को, उम्मीद करता हूं कि अभी आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फर्क कहां पे ये सेम एक्ट करती हैं, ठीक है। एक चीज, अब हम लोग चलते हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। अभी तो टॉपिक बेटा हाफ हुआ है, अपने दिलों की धड़कनों को संभाल के रखो। आप लोग बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हो, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बस करें बस करें। तो बेटा अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो टॉपिक को इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करता हूं मैं, लेकिन अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना आए तो वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने एक बुक की आपको 2 लाइन से और बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। कहता है मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर से और सिल्वर से बनी होती हैं वायर्स। अब इसकी रीजन क्या, आपके ना बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उसने उस बुक के अंदर जो टेबल गिवन है उसके अंदर एक वैल्यूज 2 गिवन है टॉप ऑफ द लिस्ट पे, ठीक है। 1.54 एक्सपोनेंट -8 ओहम मीटर, ये आपके पास रेजिस्टिविटी गिवन है। ये आपके पास जो रेजिस्टिविटी है ये कॉपर की गिवन होगी, ठीक। और एक रेजिस्टिविटी गिवन है 1.52 एक्सपोनेंट -8 ओहम मीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड के आपके पास है जी 2.28 होगी, अब इस तरह ही वैल्यू है एट एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर, ठीक है। ये आपके पास AR गोल्ड, ठीक है, ये आपके पास सिल्वर और ये आपके पास कॉपर, ठीक है। अब कहते हैं मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर्स इनकी बनती हैं। ऐसा क्यों, इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो इस वजह से वो कह रहा है, ये वाली बुक के अंदर ये लाइन लिख रहा है, ठीक है। इन 2 वैल्यूज को याद भी कर लेना, ठीक, इन 2 वैल्यूज को रटा मार लो, ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर जल्दी से। लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, मुझे पता था ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आर एंड रो, ठीक। टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे क्या होता है, आओ इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट करो कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर आपके पास 0 डिग्री का टेम्परेचर मौजूद है। यहां पे जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो RO होगी, जो इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब मैं कहता हूं, मैंने इसका टेम्परेचर, फर्स्ट कर लो, मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया बढ़ा के, इंक्रीज किया, तो मैंने टेम्परेचर कर दिया इसका T डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो जाएगी, वो उसको मैं कहूंगा R रेजिस्टेंस
ये आपके पास 0 थी ओरिजिनल और रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरी एक बात सुनना जरा, यहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। क्या ऑब्जर्व किया जाता है? देखो फर्ज करो मैं 0 से टेम्परेचर को उठा के लाया 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस चेंज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास। अब तो सबसे पहले एक चीज सुनो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में 0 से 5 पे आऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, 5 से 10 पे गया फिर और टेम्परेचर बढ़ा। आपके पास एक बात आपको मैंने कल लास्ट लेक्चर के मेरी वीडियो पे देखना, एंड में मैंने लिखी हुई है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ता है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। केएमटी के अंदर चले जाओ आप लोगों को पता लग जाएगा। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उनकी कोलिजन्स जो है वो बढ़ेगी। कंडक्टर की बात कर रहा हूं, ये कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा, ये कंडक्टर है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस, आपके पास उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन इंक्रीज होगी, ज्यादा कोलिजन्स होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो आपके पास 0 से 5 पे आया तो रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ी, 0 से 10 पे गया तो रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ी, 15 पे गया तो और बढ़ी। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स हैं वो इतनी फ्रीक्वेंट हो जाएंगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से कि उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी आपके पास। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट है यहां पे। रेजिस्टेंस बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, कंडक्टर, नॉट अलॉयज, नॉट सेमीकंडक्टर्स, ओनली कंडक्टर्स की बात हो रही है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। अब देखो यहां पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको कर लेते हैं जल्दी से, तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो R फर्स्ट करो 0 पे ये R ओरिजिनल थी और T पे आपके पास कोई ना कोई RT होगी। अब देखो यहां पे ना दो चीजें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हैं इनके दरमियान में कोई ना कोई चेंज आया, RT माइनस R0 लिख लिया इसको मैंने। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस, बेसिकली चेंज हुआ जो रेजिस्टेंस 0 से T टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R ओरिजिनल। बेटा जी अब आप कहोगे कि सर ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, बेटा इसको देखो जरा। मान लो कि मेरे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी 20 ओम, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो रेजिस्टेंस होगी 40 ओम। ठीक, 40 माइनस 20 करो कितना आएगा, 20। ठीक, ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी RO ये, ठीक है, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। अब मान लो कि मेरे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गई कितनी, ये मैं आपको वैसे एग्जांपल इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए बता रहा हूं। कितनी हो गई मेरे पास, 20 से ये 30 हो गई। अब ये कितना आएगा चेंज, अब ये चेंज आएगा मेरे पास, फर्ज कर लो कि कोई 60 ओम का आ गया। ठीक है, अब 60 माइनस 30 करो तो ये कितना हो गया, 30। यानी कि मैंने जितनी ओरिजिनल रेजिस्टेंस को ज्यादा रखा उतना ही उसमें चेंज टेम्परेचर की वजह से ज्यादा होगा। तो हमारे पास RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक अगर बात समझ आ गई है तो आप लोगों को अगली बात भी समझ आ जाएगी कि आपके पास जो ये चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किस चीज के, आपके पास जो चेंज इन रेजिस्टेंस है बेटा, ये आपके पास एक बात याद रखो, जो टेम्परेचर मैंने इनिशियल लिया और जो टेम्परेचर फाइनल हुआ, चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी कि T फाइनल माइनस T इनिशियल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को लेंथ इंक्रीज लग रही है लेक्चर की तो लगती रहे। ठीक है, RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब क्या करते हैं, इसको क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आप लोगों को इतना मैथ्स तो आता है कि आपके पास इसकी भी 1 की भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 2 की भी, दोनों पे सेम इफेक्ट आ रहा है, तो मैं इनको कंबाइन करके इस तरह लिख सकता हूं RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये भी RT माइनस R0, ये भी RT माइनस R0, दोनों को कंबाइन किया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आपके पास ये जो है दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये बात समझ आ गई। अब अगली देखो जरा, RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R0 इंटू T फाइनल कितना है, T फाइनल मान लो कि मेरे पास T डिग्री सेंटीग्रेड था, तो मैंने इसको लिख लिया T। ठीक है, T माइनस इनिशियल कितना टेम्परेचर लिया था मैंने, 0 डिग्री पे स्टडी कर रहा हूं मैं, तो मैंने ले लिया 0। ठीक है, तो RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R0 इंटू T, ये मेरे पास एक क्या आ जाएगा,
एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखो इस चीज को मैं यहां से रेज कर रहा हूं। ये बेटा वीडियो रिकॉर्डेड होगी तो उसमें आप लोग साथ साथ बेशक पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इस कांस्टेंट को रिमूव करूंगा तो आर टी माइनस आर नॉट इक्वल्स टू, कांस्टेंट आता है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करूंगा, जब इक्वालिटी लगाते हैं तो आप लोगों को पता है कांस्टेंट साथ आता है, ठीक है, इंटू आर नॉट इंटू टी। अब ये जो कांस्टेंट है ना इसको बोलेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है उसको शो करेगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक। तो आर टी माइनस आर नॉट इक्वल्स टू एल्फा, इसको बोलते हैं एल्फा, क्या बोलते हैं, एल्फा, एल्फा बीटा, एल्फा रेस बीटा रेस, ठीक है, वो एल्फा है ये, ठीक है। तो एल्फा आर नॉट टी, ठीक, यहां से ये चीज आ गई। अब देखो जरा इधर से देखो जरा, एल्फा यहां से यहां पे आ गया हूं मैं इस जगह पे, ठीक है, बोर्ड छोटा है तो इस वजह से आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय, ये आर नॉट टी डिवाइड इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आर नॉट टी बन गया। ये क्या है, ये है, अब ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट आ गया। अब इसकी डेफिनेशन को स्टडी करना है, समझना है इसकी डेफिनेशन को। टेम्परेचर सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस थी ये, ठीक, और ये क्या था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और ये क्या है, ये आपके पास टेम्परेचर, यानी कि आप इसको कह सकते हो, मैंने जो टेम्परेचर बताया था राइज इन केल्विन, ठीक, राइज इन टेम्परेचर केल्विन। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखो दो तरह से हो सकती है। फ्रैक्शन, इसको देखो, ये पूरी एक फ्रैक्शन है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन, राइज इन 1 केल्विन। या आप लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, एक और तरीके से लिख सकते हो, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट, पर यूनिट ये क्या है, ये आपके पास पर यूनिट राइज इन केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास एक कोफिशिएंट आपके पास आ गया, अल्फा इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। अब देखो टेम्परेचर इफेक्ट रेजिस्टेंस का आया, इधर से मैं एक और चीज का आपके पास जो है रेजिस्टेंस का हमारे पास आ गया, टेम्परेचर का इफेक्ट जो, और इसके बाद हम लोग अब देखते हैं रेजिस्टिविटी को देखते हैं, रेजिस्टिविटी के ऊपर इसका टेम्परेचर इफेक्ट क्या आएगा। अभी मैंने आप लोगों को पीछे एक वैल्यू बताई है R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एक अल्फा की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इधर अल्फा की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं आर टी की जगह रो टी एल ओवर ए माइनस रो नॉट एल ओवर ए। यहां से देखो ना, R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है। अगर रो नॉट है तो इधर भी नॉट आ जाएगा, टी है तो इधर भी टी आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज को याद रखना है, किसी को ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या है, रो नॉट एल ओवर ए, और साथ में क्या आ जाएगा, टी। तो इधर से एल ओवर ए कॉमन आ गया, ऊपर से इतना तो आप लोगों को पता है ना, एल ओवर ए कॉमन आ गया, इनटू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट टी, रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी, यह आ गया।
L ओवर ए रो नॉट, ये मैंने इधर से L ओवर ए को कॉमन निकाल लिया, ये L ओवर ए इस L ओवर ए से कट जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इधर से क्या आ गया, अल्फा आपके पास इधर से आ जाएगा रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट टी। अब आप लोगों को समझ आई कि आप लोगों के पास टेम्परेचर इफेक्ट दोनों पे क्या है, सेम है, दोनों पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप इसी डेफिनेशन को रेजिस्टिविटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो, जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन केल्विन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे पास यहां तक था। आखिरी 4 लाइनों को मैं इस तरह से डिस्कस करूंगा बेटा, वैसे तो सेमीकंडक्टर को यहां पे बताना बनता नहीं था, चलो बता रहा है तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास अल्फा, आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का, और एक रेजिस्टिविटी है और एक टेम्परेचर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक। तो ये आपके पास 200 400 600 और 800 अप टू सो ऑन, ठीक है। यहां से एक चीज शो हो रही है कि आपके पास ना अप टू सम एक्सटेंट ये ग्राफ, ये लैटिस का ग्राफ है, किसी भी आप कॉपर उठा लो, सिल्वर उठा लो, उसके लैटिस का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास रेजिस्टिविटी जो है यहां तक इंक्रीज करेगी प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर, लीनियरली इंक्रीज करेगी, लेकिन बेटा ये ग्राफ को ना इस तरह ऊपर लेके जा रहा है वो, ठीक। ये देखो यहां तक ये प्रोपोर्शनैलिटी से इंक्रीज करेगी, यहां पे ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाना बंद भी कर दिया तो आपके पास फिर भी, या टेम्परेचर आप थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये आपके पास वो सिनेरियो होता है जिसके अंदर बस मटेरियल जो है वो ब्रेक होने वाला होता है, या बस अप टू ब्रेकिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ, और इसको साथ आप बुक में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन रेजिस्टेंस का भी इस तरह का ग्राफ बनेगा। अच्छा अब देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीज बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ी। मीन आपके पास अल्फा जो होगा, अल्फा आपके पास पॉजिटिव हो, आपके पास अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो उसका मतलब है ये कंडक्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कंडक्टर की बात हो रही है। इस चीज को याद रखना है, कंडक्टर की बात। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपके पास कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस उलट है ना, तो कंडक्टेंस आपके पास टेम्परेचर बढ़ने से आपके पास जो है रेजिस्टेंस जो है वो, सॉरी बढ़ेगी नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगी और कंडक्टेंस आपके पास क्या होगी, ठीक है, कंडक्टेंस आपके पास मैं खुद ही पजल हो रहा हूं, टेम्परेचर आपके पास बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ेगी और कंडक्टेंस आपके पास कम होगी, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। एक और पॉइंट लिखो, टेम्परेचर आपके पास बढ़ेगा तो आपके पास रेजिस्टिविटी भी कंडक्टर की बढ़ेगी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, कंडक्टिविटी भी आपके पास कम होगी। ये सारा सिनेरियो है उसके लिए, कंडक्टर के लिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर को कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस आपके पास कम होगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, अभी हम लोग जाके सब सुपर कंडक्टर को पढ़ेंगे ना, उधर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आपके पास ये वहां पे यूज होगा। इसके बाद अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो अल्फा अगर हम लोग कहें नेगेटिव है, ठीक, अल्फा क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे अब आप लोगों ने सुना होगा कि लो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। नहीं भी सुना तो हम 17 चैप्टर में पढ़ेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्शन शुरू हो जाती है। ऐसी रीजन क्या, अगर किसी का टेम्परेचर नेगेटिव हो तो वो आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स में हम लोग जाएंगे ग्रुप 4 पे, ग्रुप 4 पे हम लोग जाएंगे सिलिकॉन में, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। कार्बन बहुत रेयर केसेस में होगा। अच्छा, नेगेटिव आपके पास होगा तो नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में हम लोग एक बात लिखेंगे, रेजिस्टेंस आपके पास कम होगी जब टेम्परेचर आपके पास बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या चीज होगी, कम होगी, और वो कंडक्शन स्टार्ट कर देंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी तो आपके पास रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इसकी कम होगी टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक। और इनकी सिग्मा क्या होगा, सिग्मा आपके पास बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बेटा था लेक्चर, थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो गया था, होप सो आप लोगों को समझ आएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।